नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मालती जोशी जी की कहानी जो बीत गई सो बात गई। मालती जोशी जी की अन्य कहानियाँ आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उनके सारे उपन्यास और कहानियों का लिंक एक ब्लॉग में है। ब्लॉग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं कहानी जो बीत गई सो बात गई। खाना भी अध बीच में ही था कि मोबाइल बज उठा। राजेश ने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकाला, क्षण भर नंबर का मुआयना किया और फिर असमंजस भरे स्वर में कहा यस। और उधर से शायद पहचानने के लिए इसरार किया गया होगा क्योंकि राजेश ने कहा माफ़ कीजिएगा, पहचान नहीं पा रहा हूँ, आप अपना नाम बताएंगी। उत्तर में जो भी कहा गया हो उनका स्वर और चेहरा एकदम बदल गया। अजी जी के स्वर में ही बोले सॉरी, बहुत दिनों बाद सुन रहा हूँ ना, इसलिए आवाज़ पहचान नहीं पाया। खाना खा रहा हूँ, बस 5 मिनट में फ़ोन करता हूँ। फ़ोन रखकर उन्होंने हड़बड़ी में थाली में रखी रोटी ख़त्म की और उठ खड़े हुए। ये क्या, चावल नहीं लेंगे? अनु ने पूछा। अरे नहीं यार, आज ऑफिस में ज़बरदस्त नाश्ता हो गया और वो चौरसिया की पार्टी थी ना, आज बेटा हुआ है तो आज दिल खोलकर ट्रीट दी थी उसने। इस तरह की किसी भी पार्टी की बात सुनती तो अनु पल भर को उदास हो जाती, पर आज उसे उदास होने का भी मौका न मिला। हाथ धोने के तुरंत बाद ही राजेश ने कहा जरा पान लेकर आता हूँ, 5 मिनट रुक जाइए ना, मेरा बस हो ही गया, समेटा समेटी में लौट कर लूँगी। नहीं नहीं, तुम आराम से होने दो, मुझे गर्म रोटी खिलाने के चक्कर में तुम वैसे ही इतनी देर बाद खाना शुरू करती हो। बस तुम इत्मीनान से खाना ख़त्म करो, तब तक मैं पान लेकर आया ही समझो। इसके बाद तो अनु की भूख भी जैसे मर गई। वह हैरान होकर बाहर के दरवाजे को देखती रही जिसे अभी अभी राजेश उड़का कर गए हैं। खाना खाने के बाद अक्सर वे दोनों पान खाने निकल जाते थे। दिन भर की आपाधापी के बाद 15-20 मिनट की ये चहलकदमी उन्हें तरोताज़ा कर देती थी, सारी थकान उतर जाती थी। पर आज राजेश को उसका साथ भी गवारा नहीं था। अनु ने यंत्रवत टेबल समेटा, खाना उठाकर फ्रिज में रखा, रात के लिए पानी की बोतलें भर ली, बेड कवर हटाकर बिस्तर ठीक कर लिए। राजेश तब भी नहीं लौटे थे। उसका मन हुआ सुबह के लिए सब्जी काट कर रख ले, पर अब उसका उत्साह चुक गया था। हारी थकी सी वह हॉल में आकर बैठ गई। टीवी देखने का भी मन नहीं हुआ। राजेश कोई पौन घंटे बाद लौटे। अनु को देखते ही जैसे उन्हें कुछ याद आ गया। अरे सॉरी यार, पान लाना तो भूल ही गया। पान लाने गए थे और वही भूल गए? हाँ, अनु ने हल्का सा कटाक्ष किया। अरे हुआ यूं कि एक सज्जन मिल गए, पूरा आधा घंटा सर खा गए। चलो दोबारा चलते हैं। नहीं अब रहने दीजिए, थक जाएंगे, वैसे भी 10 बज रहा है, कल छुट्टी थोड़ी ही है। राजेश ने फिर आग्रह नहीं किया। बिस्तर पर लेट तो गए थे, पर दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। एक दूसरे से अपनी बेचैनी छुपाते हुए दोनों रात भर करवटें बदलते रहे। आखिरकार अनु से रहा नहीं गया। बोली सुनिए, यह मत सोचना कि मैं जासूसी कर रही हूँ, पर आपको इस कदर बेचैन देखकर पूछना पड़ रहा है, रात को किसका फ़ोन था? राजेश कुछ देर अनु को देखते रहे, फिर घुटी सी आवाज़ में बोले रंजना का। लेकिन लेकिन वह तो कहीं बाहर है ना, माँ जी ने बताया था। हाँ शायद ऑस्ट्रेलिया में है, पर घर तो उसका यहीं है ना। घर तो यहीं है मतलब यहाँ अक्सर ही आती होगी, क्या पता शायद फ़ोन भी करती रही हो। पर ऐसा होता तो राजेश उसकी आवाज़ फ़ौरन पहचान लेते। उन्होंने कहा भी तो था अरसे बात सुन रहा हूँ, इसलिए आवाज़ नहीं पहचान पाया। यूँ फ़ोन करने को तो इंसान बाहर से भी कर सकता है, उसके लिए भारत आना ज़रूरी थोड़ी ही है। पर शायद उसके पास नंबर नहीं होगा, नहीं तो ज़रूर करती। आज से 6-7 साल पहले मोबाइल का इतना चलन नहीं था, कम से कम राजेश के पास तो सेलफोन नहीं ही था। उसे आपका नंबर कहाँ से मिला? उसने पूछा, पर उसे उत्तर नहीं मिला। एक बार रंजना के फ़ोन की बात बता देने के बाद राजेश एकदम तनाव मुक्त हो गए थे और नींद के आगोश में चले गए। अनु लेकिन बहुत देर तक सो नहीं पाई थी। 6 साल का उसका वैवाहिक जीवन समस्याओं से ही तो भरा हुआ रहा है। इस तरह का तनाव वह पहली बार महसूस कर रही थी। अल सुबह आंख लगी ही थी कि मैरी ने घंटी बजा दी। फिर तो कुछ सोचने का समय ही नहीं रहा। रोज की तरह घड़ी से तालमेल बिठाते हुए वह काम में जुट गई। राजेश को उसने 8:30 बजे तक सोने दिया, उसके बाद बेमन से ही सही जगा दिया।
वैसे भी अपने सारे काम वे धीरे धीरे ही कर पाते हैं। ऑफिस के लिए निकलते हुए राजेश ने कहा, शाम को लौटने में देर हो सकती है, चिंता मत करना। कोई मीटिंग है? हाँ है, रंजना के साथ। अरे तो घर पर ही बुला लेते ना, उसने बड़प्पन जताया। घर पर शायद वह कंफर्टेबल फील ना करे, उससे ज़्यादा शायद आप अनकंफर्टेबल हो जाते। उसने कहना चाहा पर नहीं कहा। राजेश जैसे उसके मौन प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, वह कुछ जरूरी बात कहना चाहती है जो शायद यहाँ कहना संभव नहीं होगा। अनु ने हंसते हुए व्यंग किया, कल 50 मिनट बात होती रही फिर भी जरूरी बात छूट ही गई। तुम क्या सोचती हो 50 मिनट में उसी से बात कर रहा था? हमारी बात तो 1 मिनट में ही ख़त्म हो गई थी कि कल कहाँ मिलना है। फिर क्या? बहुत अपसेट हो गया था, यूं ही निरुद्देश्य सड़क नापता रहा, पर जब पैरों ने जवाब दे दिया तब घर वापस लौटा। पर जब कोई बात ही नहीं हुई तो इतना अपसेट क्यों होते रहे? मेरा पहला प्यार था अनु, और इतने दिनों बाद अचानक उसका फ़ोन आया। खैर मैं चलता हूँ, 10-20 हो रहे हैं, कहते हुए बाहर निकल गए। उसने अपने पीछे उन्होंने दरवाज़ा उड़का दिया। अनु सुन्न होकर सीढ़ियों पर उनके जूतों की विशिष्ट पहचान सुनती रही। हर पदचाप के साथ उसके कानों में एक ही वाक्य टकरा रहा था, वह मेरा पहला प्यार था अनु। तैयार तो उसे भी होना था, पर जैसे तन और मन दोनों से निढाल हो गई थी। ऐसी मन स्थिति में विद्यार्थियों को इतिहास क्या पढ़ाएगी खाक। पड़ोस की लता के हाथ से उसने कॉलेज में सिक नोट भेज दिया और सोफे पर पसरकर वह अतीत के गलियारे में घूमने लगी। उन दिनों पापा जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे और शतायु नर्सिंग होम में भर्ती थे। यूं तो उस मंजिल पर सब सीरियस पेशेंट ही थे, पर बगल वाले कमरे में जो पेशेंट था, डॉक्टर्स अक्सर उसकी चर्चा किया करते थे। कहते थे कि यह आदमी शायद ही कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा, कम से कम साल भर तो उसे बिस्तर पर रहना ही है, कोई आधा दर्जन ऑपरेशन से गुजरना है, तब शायद कोई चमत्कार हो जाए। अनु सुनती और अकारण उसका मन उस अपरिचित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति से भर उठता। यूं तो माँ दिन भर ही पापा के पास बनी रहती थी, फिर भी अनु या भाई लोगों में से कोई ना कोई वहाँ रहता। यह जरूरी था क्योंकि हर 2-3 घंटे बाद डॉक्टर्स राउंड पर आते थे और हर 15 मिनट बाद सिस्टर्स एक पर्चा पकड़ा देती थी। यह सब माँ के वश का नहीं था। एक बार ऐसी ही एक पर्ची लेकर वह सीढ़ियों की तरफ जा रही थी कि उसने देखा बगल वाली आंटी जी लिफ्ट के पास खड़ी थी। उसने पास जाकर कहा, आंटी लिफ्ट बंद है, आज मेंटेनेंस हो रहा है, यह देखिए ऊपर लिखा है। हे भगवान! आंटी ने सीढ़ियों की ओर देखा। ये पहाड़ चढ़ते उतरते तो मुझे आधा घंटा लग जाएगा, राजू बिल्कुल अकेला है। अच्छा ठीक है, लाइए मैं दवा ला देती हूँ, मुझे अपनी भी दवाइयाँ लानी ही हैं। महिला ने कृतज्ञ भाव से उसे देखा और पर्ची पकड़ा दी। मेडिकल स्टोर एकदम ग्राउंड फ्लोर पर था। 2 मंजिल उतरते चढ़ते अनु भी हाफ गई थी। आंटी की तो पता नहीं क्या हालत होती। बगल वाले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर वह भीतर गई। आंटी को बचे हुए पैसे और गोलियां पकड़ाते हुए उसने पलंग पर लेटे उस व्यक्ति को देखा। हे भगवान! सिर से पांव तक पट्टियों से जकड़ा वह व्यक्ति क्या जीवित रह पाएगा? सिर पर पट्टियां थी, एक पांव में प्लास्टर झूल रहा था, एक हाथ भी। वहाँ खड़े रहना उसके लिए दुभर हो गया। वह बाहर आई तो आशीर्वादों की झड़ी लगाते हुए आंटी जी भी बाहर आ गई। उन्होंने पापा के बारे में पूछताछ की और उनकी दीर्घायु की कामना की। अनु ने पूछा, आप अकेले इन्हें संभालती हैं? घर पर और कोई नहीं है? इससे बड़े 2 हैं, एक बेंगलोर में है, दूसरा कलकत्ते में। दोनों ही आए थे, पर नौकरी चाकरी छोड़कर कौन कितने दिन रहता है। ये बीमारी तो अभी लंबी चलेगी। इसके दोस्त बीच बीच में आकर देख जाते हैं, कुछ काम हो तो कर जाते हैं, पर पराए बच्चों पर कितना भार डाला जा सकता है। आपके बेटे बारी बारी से आते तो अच्छा रहता। ऐसा कहाँ होता है बेटा, एक्सीडेंट का सुनकर तो सभी दौड़ पड़े थे। उस समय तो लगा था कि बोलते बोलते वे चुप हो गई। कौन माँ अपने मुँह से बेटी की मृत्यु की आशंका व्यक्त करेगी? आंटी जी, आपको जब भी कुछ मंगाना हो, दवाई चाय फल फूल, हमें कह दीजिएगा, यहाँ तो कोई ना कोई रहता है। मैं या भैया लोग, किसी से भी निसंकोच कह दीजिए। इसके बाद 2-3 बार आंटी जी ने उसकी सेवा का लाभ भी उठाया, पर सिलसिला ज़्यादा दिन चल नहीं सका। 15 दिन कोमा में रहने के बाद एक दिन पापा ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। सारा परिवार शोक सागर में डूब गया। माँ तो पछाड़े खा रही थी। अनु की भी सिसकियाँ बंद नहीं हो रही थी, पर उस समय उसके आंसू पहुँचने वाला कोई नहीं था। भाभियाँ माँ को संभाल रही थी और भाई लोग अगले इंतजाम में जुट गए थे। उस समय आंटी जी ने ही उसे छाती से लगा लिया था। उनके गले लगकर वह खूब रोली थी।
उसकी पीठ पर ममता से हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, उसकी मर्जी के आगे किसी का वश नहीं चलता बेटा। बस यही समझकर सब्र कर लो कि वे अपने कष्टों से मुक्ति पा गए हैं। एक क्षण भर को तो उसे इतना गुस्सा आया कि कह दे, ईश्वर करे आपका बेटा भी अपने कष्टों से मुक्ति पा ले। पर गनीमत थी कि शोक की उन घड़ियों में भी उसका विवेक जागृत था। जानती थी कि 78 वर्ष के पापा से 26 वर्ष की राजेश की तुलना नहीं थी। पापा अपनी जिंदगी जी चुके थे, दुनिया देख चुके थे। एक अनु की शादी को छोड़कर वह अपनी सारी जिम्मेदारियां भी पूरी कर चुके थे। पर यह राजेश तो भाइयों की कृपा से पढ़ लिख कर अभी अभी अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। माँ के लिए खुशियां सजोने का सपना ही देख रहा था कि नियति ने उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली। पापा की मृत्यु के बाद जीवन में एक शून्य सा भर गया था। माँ अपने दुख में डूबी हुई थी। 52-53 वर्षों का साथ था, अब एकाएक वे अकेली हो गई थी। भाभियाँ अपनी गृहस्थी में व्यस्त थीं। खाली समय में वे माँ का मन बहलाने का प्रयास करती। भाई लोग फिर काम में जुट गए। पापा की बीमारी में और बाद के कार्यक्रमों में काम का बहुत नुकसान हो गया था। तेरी यादी के बाद दीदी लोग भी अपने अपने घर लौट गई थी। अपने जीवन में आई उस रिक्तता को उसे अकेले ही भोगना था, क्योंकि उसकी ओर ध्यान देने की किसी को फुर्सत भी नहीं थी। उसका दुख बांटने वाला कोई नहीं था। 2 साल पहले पापा को इस गंभीर बीमारी ने ना पकड़ा होता तो शायद वह भी अपने घर बार की हो गई होती। परिवार से छिटक कर यूँ अपने में बिसुरती ना होती। पापा को उसका नौकरी करना पसंद नहीं था, इसलिए एमए के बाद वह घर बैठ गई थी। पापा की बीमारी से उसकी शादी की बात टलती रही थी और अब तो शायद 1.5 साल तक कोई इस बारे में सोचेगा भी नहीं। माँ अपने दुख से उबरेंगी, भाइयों को उनका फ़र्ज याद दिलाएंगी, तब शायद कुछ हो पाएगा। वह चुपचाप वांटेड के कॉलम्स देखती रही और एक दिन उसे एक प्राइवेट कॉलेज में नियुक्ति मिल गई। वेतन तो स्कूल जैसा ही था, पर नाम कॉलेज का था, इसलिए वह खुश थी। खुश इसलिए भी कि कम से कम अब कुछ घंटों के लिए घर के दम घोटू वातावरण से छुट्टी तो मिलेगी, कुछ नए लोगों से परिचय होगा। खुश इसलिए भी थी कि अब छोटे मोटे खर्च के लिए भाइयों के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। पापा से वह हर तरह की जिद कर लेती थी और वह पूरी भी होती थी, पर भाइयों से मांगते झिझक होती थी। उसे नौकरी करते 3-4 महीने हो चले थे। एक दिन कॉलेज से लौटते हुए देखा, अस्पताल वाली आंटी झोला उठाए चली आ रही हैं। झोला भारी रहा होगा क्योंकि वे बार बार हाथ बदल रही थी। उसने गाड़ी ठीक उनके सामने जाकर रोक दी तो वे एकदम चौंक गई, पर दूसरे ही क्षण उनका चेहरा परिचित मुस्कुराहट से भर उठा। अनुपमा बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कहाँ जा रही हैं? घर जा रही हूँ, थोड़ा सामान लेना था। साग भाजी तो दरवाजे पर आ जाती है, पर बाकी सामान के लिए बाजार का मुंह देखना ही पड़ता है। राजेश तो ठीक है? ठीक, इतनी जल्दी क्या होंगे, बस घर पर हैं। नर्सिंग होम भी कितने दिन रहते? पिछले महीने एक ऑपरेशन हुआ, तब 8 दिन रह लिए थे। अगले महीने एक आखिरी ऑपरेशन है। पहले वाले में मजला आ गया था, इस बार बड़का आएगा शायद। उनकी आवाज़ बेहद थकी सी लग रही थी, शायद बोझ की वजह से हो या खड़े रहने के कारण। मानसिक तनाव तो रहा ही होगा। आंटी आइए, आपको घर छोड़ दूँ। स्कूटी पर तो बैठ लेंगी ना? लाइए, झोला मुझे दीजिए और आराम से बैठ जाइए। घर ज़्यादा दूर नहीं था। इत्मीनान से गाड़ी चलाते हुए अनु ने उन्हें 5 मिनट में पहुंचा दिया। गाड़ी से उतरकर उन्होंने ताला खोला तो उसे आश्चर्य हुआ। फिर अगले ही क्षण उसे एहसास हुआ कि घर पर जो व्यक्ति है वह क्या इनके लिए दरवाज़ा खोल सकता है? ताला तो लगाना ही था। उनका सामान उठाकर भीतर रखते हुए उसने इजाज़त चाही तो वह बोली, वाह, ऐसे कैसे चली जाओगी? बिना चाय पिलाए जाने थोड़ी ही दूंगी। आंटी ने उसके लिए कुर्सी खींच दी, लाइट जला दी और बेटे से पूछा, राजू तू भी चाय लेगा ना? दे दो, सपाट सा उत्तर आया। अनु ने उत्तर की दिशा में देखा। वह व्यक्ति अब भी लेटा हुआ था, पर चेहरा पट्टियों से ढका हुआ नहीं था। केवल माथे और ठोड़ी पर 2 चिपकियां थी। पाँव का प्लास्टर निकल गया था और हाथ भी बंधन मुक्त थे। आंटी चाय लेकर आई तो उनका सहारा लेकर वह आदमी बैठ भी गया। इस बार उसका चेहरा ध्यान से देखा और पता लगा कि आदमी तो सुदर्शन है। चाय पीते हुए आंटी उसी की तारीफ करती रही कि कैसे नर्सिंग होम में भी मदद करती रही थी और आज कैसे अपना रास्ता छोड़कर उन्हें घर तक छोड़ने आई थी। अनु को तो संकोच होने लगा कि किसी तरह चाय खत्म करके उसने कहा, आंटी मैं चलूँगी, ये कप कहाँ रखूँ? अरे वाह, तुम क्यों रखोगी? आंटी तीनों कप उठाकर अंदर ले गई। अनु जाने को मुड़ी ही थी कि कानों से एक शब्द टकराया, थैंक्स। उस शब्द से कृतज्ञता जैसे छलकी पड़ रही थी। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि माँ के प्रति उसकी
सदाशयता से वह अभिभूत हो गया है। उसके बाद जैसे यह अनु का नियम ही हो गया, वह हर 2-4 दिन बाद कॉलेज से आते जाते उस घर में झांक लेती, उनके जरूरी काम निपटा देती, कभी आंटी को बैंक ले जाती, कभी उनके साथ किराने का सामान ले आती और या कभी खुद ही हफ्ते भर की सब्जी लाकर डाल जाती। एक बार आंटी ने दबी जबान से कहा कि बेटा बिस्तर पर पड़े पड़े बोर हो जाता है, टीवी भी बेचारा कितना देखेगा, दोस्त भी अब पहले की तरह बार बार नहीं आते, उन लोगों की भी तो गृहस्थी है, नौकरी धंधा है, कुछ किताबें मिल जाती तो उसका समय कट जाता। और कहने भर की देर थी कि अनु ने लाइब्रेरी और बुक स्टॉल पर धावा बोल दिया। घर में पुस्तकों और पत्रिकाओं का ढेर लगा दिया। उसे अंग्रेजी लेखकों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। राजेश से ही लिस्ट लेकर वह दर्जन भर अंग्रेजी उपन्यास खरीद लाई। राजेश को बहुत संकोच होने लगा तो वह बोली, इसी बहाने मैं भी पढ़ लूँगी, अब तक मैंने एक भी अंग्रेजी नावल नहीं पढ़ी है, कहते हुए भी शर्म आती है। उस घर में वह इतना रच बस गई थी कि राजेश के अंतिम ऑपरेशन के दिन पूरे वक्त आंटी के साथ शताइयों में बैठी रही। राजेश के बड़े भाई बेंगलोर से आए थे, उन्होंने पूछ ही लिया, यह लड़की कौन है? रंजना? रंजना? आंटी के मन का सारा तिरस्कार उनके स्वर में उतर आया था। राजू के एक्सीडेंट के बाद एक बार झांकने भी नहीं आई। इसका दोस्त त्रिलोकी बता रहा था कि उसकी तो शादी भी हो गई, कहीं बाहर जाकर की है। उस दिन पहली बार रंजना का नाम सुना था, उसके बारे में जाना था। सब कुछ सुनने के बाद उसका मन करुणा से भर उठा था। बार बार यही लगता रहा कि तन मन से लहूलुहान यह व्यक्ति जी कैसे गया। शायद माँ की ममता ही उसे थामे रही होगी, नहीं तो वह कब से मृत्यु का वर्ण कर लेता। कॉलेज से लौटकर अब वह नर्सिंग होम जाने लगी थी। मुश्किल से 3 दिन बीते होंगे कि एक दिन बड़े भैया ने अचानक पूछ लिया, तुम्हारी कोई सहेली बीमार है क्या? नहीं तो फिर शतायु क्यों गई थी? चतुर्वेदी अंकल बता रहे थे। चतुर्वेदी अंकल पापा के कलीग रहे हैं और ठीक नर्सिंग होम के सामने रहते हैं। पापा की बीमारी में उनके घर का बहुत बड़ा सहारा रहा। माँ का नहाना धोना तो वहीं होता था, पर चतुर्वेदी अंकल क्या दिन भर खिड़की पर ही बैठे रहते हैं और इतनी दूर से लोगों की पहचान भी कर लेते हैं? अरे तुमने बताया नहीं कौन बीमार है? भैया पूछ रहे थे। बड़ी मुश्किल से अनु भैया को राजेश के बारे में समझा सकी। अस्पताल के संदर्भ में उन्हें याद तो आ गया, पर फिर समझ में नहीं आया कि अनु को उसके ऑपरेशन की सूचना किसने दी। वो कभी कभार आंटी के पास चली जाती हूँ, कॉलेज के रास्ते में ही पड़ता है ना। बड़े भैया कुछ नहीं बोले, पर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि यह सब उन्हें अच्छा नहीं लगा। उनके और चतुर्वेदी अंकल के डर के मारे फिर वह नर्सिंग होम नहीं जा पाई, पर मन में एक बेचैनी, एक छटपटाहट बनी रही। और ईमानदारी से जब उसने अपने मन का मुआयना किया तो पता चला कि यह छटपटाहट सिर्फ आंटी के लिए नहीं है, उनके बेटे के लिए भी है, बल्कि बेटे के लिए ही है। तब अपने आप से वह इतना डर गई कि उसके सामने भैया का डर भी फीका पड़ गया। 8-10 दिन उसने उधर का रुख ही नहीं किया। फिर एक दिन डरते डरते नर्सिंग होम फ़ोन किया तो पता चला राजेश 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज हो गया है। घर जाने की तीव्र इच्छा हो रही थी, पर उसने मन को मजबूती से थामे रखा। फिर इसी तरह 15 दिन और निकल गए और तब उसने मन के आगे घुटने टेक दिए। एक बार फिर उस घर की घंटी बजा दी। हमेशा की तरह दरवाज़ा देर से खुला। अनु जानती है कि ऑर्थराइटिस के कारण आंटी तेजी से चल नहीं पाती, लेकिन दरवाज़ा जब खुला तो आश्चर्य से अवाक रह गई। वॉकर के सहारे राजेश सामने खड़े थे। अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, वह अनायास बोल उठी। अरे यह बात तो मुझे कहनी चाहिए थी, राजेश ने एक उदास हंसी के साथ कहा। फिर कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठिए। अनु बैठ गई। धीरे धीरे चलकर राजेश भी अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गए। माँ आपको बहुत याद कर रही थी। सिर्फ माँ? मतलब यह प्लेजेंट सरप्राइज वाली बात झूठी थी? राजेश हंस दिए। अरे नहीं, सारा घर आपको याद कर रहा था। दैट इज़ फाइन। बाय द वे आंटी कहाँ हैं? बाजार गई हैं। सॉरी मैं इतने दिनों तक नहीं आ सकी। दरअसल इसमें सॉरी कहने जैसा क्या है, आपकी अपनी व्यस्तताएं हैं, उसमें से थोड़ा समय आप हमें देती हैं। वी आर ग्रेटफुल। आपका धन्यवाद ज्ञापन हो गया हो तो मैं चलूँ? वह उठ खड़ी हुई। माँ के आने तक तो रुकिएगा, नहीं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वह पुनः बैठ गई। इस बार उसका ध्यान पलंग पर रखी चौकी की ओर गया। ये क्या रामायण पढ़ रहे थे? तो क्या करूं? मेरी होम डिलीवरी लाइब्रेरी तो बंद हो गई ना। वह सारी कहने को ही थी कि उन्होंने कहा, अब उंगलियां थोड़ा काम करने लायक हो गई हैं, तो दोस्तों से कहकर कुछ अकाउंट्स का काम मंगवा लिया है। सिर्फ उपन्यास पढ़कर तो जिंदगी नहीं कट सकती ना।
उनके स्वर में हल्का सा विषाद था। अनु का मन सजल हुआ। काश मैं इस काम में आपकी कुछ मदद कर सकती, बट इट इज़ ऑल ग्रीक एंड लैटिन फॉर मी। तभी दरवाजे पर ऑटो रुकने की आवाज़ आई। अनु दौड़कर दरवाजे तक गई। सामान से लदी फदी आंटी ऑटो से उतर रही थी। अनु ने लपक कर उनके हाथ से दोनों तीनों झोले ले लिए और किचन में रखाई। लौटते समय वह एक गिलास ठंडा पानी भी लेती आई। आंटी को कुर्सी पर बैठाकर उसने उनके हाथ में गिलास थमा दिया। गिलास हाथ में लेकर आंटी तृप्त भाव से उसे निहारती रही। नजरों से ही उसे दुलारती रही, आसीसती रही। उस स्नेह वर्षा में भीगती हुई वह पुलकित होती रही। इसके बाद उस घर के चक्कर फिर शुरू हो गए। इस बार तो जैसे नित्य नियम ही हो गया। उस घर की वह जैसे स्थायी सदस्य बन गई थी। वह घर जैसे उसकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए रहता। उसने रोज अनुभव किया था कि उदास और सोया हुआ वह घर उसके जाते ही गुलजार हो उठता। 24 घंटे वह अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी, इसलिए उसे पता ही ना चला कि उसके क्रियाकलापों पर किसी की नज़र है। इस बार घर वाले बहुत चौकस थे और उनके पास राई रत्ती खबर पहुंचती थी। एक दिन जब वह घर पहुंची तो बड़े भैया ने उसे आड़ो हाथों लिया। तुम दिन भर वहाँ माथुर के यहाँ क्यों घुसी रहती हो? एक क्षण तो वह सकपका ही गई। घबराई नहीं, क्रुद्ध आवाज में बोली, दिन भर तो मैं अपनी नौकरी पर जाती हूँ। हाँ, जाते आते उन लोगों का एक आध काम कर दिया तो क्या गुनाह हो गया? माँ इन दिनों एकदम विरक्त सी हो गई थी, पर इस बार वह भी बोली, कुंवारी लड़कियों का इस तरह घर घर डोलना अच्छा लगता है? छोटा भाई बोला, वह बुढ़िया इसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है और क्या। वह तुनक कर बोली, भैया बड़ों के बारे में इस तरह बात की जाती है तो अब बात करने का तरीका मुझे तुमसे सीखना होगा। माँ ने भी कहा, वह क्या गलत कह रहा है? आखिर उन लोगों के लिए तुझे इतना दर्द क्यों है? कौन लगते हैं वे तुम्हारे? बड़े भैया बोले, 4 लोगों के बीच उठना बैठना तो हमें पड़ता है। 100 तरह की बातें होती है, किस किस का मुंह पकड़ेंगे? पता नहीं उस समय अनु में कहाँ से इतनी शक्ति संचारित हो गई। निर्णायक स्वर में बोली, उन लोगों को मेरी ज़रूरत है, मैं वहाँ जाना तो छोड़ नहीं सकती। आप लोगों को बदनामी का इतना डर है तो मेरी शादी वहाँ कर दीजिए। उसकी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि एक झन्नाटेदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। वे तो भाभी ने बड़े भैया का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो उसकी पता नहीं क्या गत बनती। छोटा बोला, अब तो बिल्कुल साबित हो गया कि उन लोगों ने इसे हिप्नोटाइज कर दिया है। 8-10 दिनों तक घर जैसे बारूद का ढेर पर बैठा था। हर क्षण विस्फोट की आशंका बनी रहती। साम दाम दंड भेद भाइयों ने सब उपाय करके देख लिए, पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर माँ ने ही दो टूक फैसला सुना दिया। उसकी किस्मत में लंगड़ा लूला ही लिखा है तो यही सही, कर दो विदा। यहाँ जितने दिन रहेगी हमारा ही खून जलाएगी। इस घर का तूफान कुछ थमा तो उस घर में भूचाल आ गया। वे लोग तो एकदम हक्के बक्के ही रह गए। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी रूपों से वह पक्ष अक्षम था। केवल भावनात्मक रिश्ते के सहारे तो जिंदगी नहीं चलती। पर अनु ने देवदास की पारों की तरह साफ कह दिया, अब तो यह मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आप लोग अगर पीछे हट गए तो मेरे पास आत्महत्या के सिवाय कोई उपाय नहीं रह जाएगा। देवदास ने कहा, वैसे तो यह शादी भी एक तरह से आत्महत्या ही है, पर कम से कम इसमें हमें हत्या का पाप तो नहीं लगेगा। माँ जी तो एकदम गदगद ही हो गई। उनके मन की सुप्त इच्छा अप्रत्याशित रूप से फलीभूत हो रही थी। उन्होंने फौरन बेटों को खबर की। वे सब परिवार दौड़े चले आए। आनन फानन एक मुहूर्त निकलवाया गया और एक अत्यंत सादे समारोह में तुरंत फुरत शादी निपटा दी गई। सादा समारोह इसलिए कि कन्या पक्ष का कोई उत्साह नहीं था। तुरंत फुरत इसलिए कि दूल्हे राजा की स्थिति ऐसी नहीं थी कि शादी के सारे रस्म रिवाज पूरे कर सके। कन्या पक्ष जितना दुखी था, वर पक्ष उतना ही खुश नजर आ रहा था। अनु के छोटे भाई ने कहा, खुश क्यों नहीं होंगे, उनकी तो लॉटरी लग गई। वहाँ ऊपर हमारे पिताश्री की आत्मा जरूर कलप रही होगी और हमें शराब रही होगी। यह सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि अनु को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। शादी की हड़बड़ाहट से जब कुछ निजात मिली तब उसे समझ में आया कि उसने के सामने जिम्मेदारियों और समस्याओं का एक पहाड़ खड़ा है। इन समस्याओं को उसने खुद ही नियोता था, इसलिए शिकायत की गुंजाइश ही नहीं थी। इस विवाह से एक बात अच्छी हुई कि राजेश का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया। उनमें जीने की, कुछ करने की इच्छा जाग उठी। अकाउंट्स में तो कुशल थे ही। जिस फर्म का काम उसका उनका दोस्त घर पर लाकर देता था, उस फर्म ने उन्हें बाकायदा नियुक्त कर लिया। उन्हें लाने ले जाने की व्यवस्था भी कर दी। पूरी तरह ठीक होने में उन्हें 2 साल लग गए। फिर भी उसे पूरी तरह ठीक होना नहीं कहा जा सकता।
बायां पैर आधा इंच छोटा हो गया था, इसलिए बाहर जाते समय उस पैर में मोटे तले का जूता पहनना पड़ता था। बंद गले का स्वेटर या कुर्ता पहनने में मुश्किल होती थी, क्योंकि बायां हाथ कनपटी से ऊपर जाता ही नहीं था। काम करते करते उंगलियां एकदम अकड़ जाती थी। अनु ने उनके सभी पजामों में इलास्टिक डालकर रखा था। उनकी टाई की नॉट भी वही बांधती थी। इसमें रोमांस कम और मजबूरी ज़्यादा थी। फिर भी शादी के 2 साल बीतते न बीतते गाड़ी पटरी पर आ लगी थी। 2 साल तक तो माँ जी सब्र किए रहीं, पर अब उन्होंने नन्हे मेहमान के लिए इसरार करना शुरू कर दिया। अनु ने तो साफ ही कह दिया कि 2 बच्चों को संभालना मेरे वश का नहीं है। माँ जी ने तुरंत कहा, अरे तुमसे कौन कह रहा है, तुम मेरे बेटे को संभालना, मैं तुम्हारे वाले को संभाल लूंगी। बात सिर्फ साज संभाल की ही तो नहीं थी। घर का आर्थिक ढांचा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ था। दोनों नौकरी तो कर रहे थे, पर एक और नया खर्च उठाने की क्षमता भी उनमें नहीं थी। घर छोटा पड़ रहा था, इसलिए किराए वाला भाग भी खाली करवा लिया था। सीधे सीधे 2,500-3,000 महीने का घाटा हो गया था। भाई लोग 2 साल तक लगातार पैसे भेजते रहे थे, पर उन लोगों को भी विनम्रतापूर्वक मना कर दिया था। आखिर उनके भी बच्चे थे, गृहस्थी थी, और फिर कलकत्ता और बेंगलोर जैसे शहरों की महंगाई। अब शादी को 5 साल हो गए हैं। स्थिति अच्छी नहीं, पर बहुत अच्छी हो गई है। राजेश ने अपनी गाड़ी भी ले ली है, पर नए मेहमान की आमद टलती ही जा रही है, क्योंकि जिन्हें सबसे ज़्यादा उत्साह था वह इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकी। यह एक टीस अनु के मन में हमेशा बनी रहेगी। राजेश को लौटने में कोई 10 बज गए थे। उन्होंने फ़ोन कर दिया था, इसलिए उसने खाने के लिए प्रतीक्षा नहीं की। वे लौटे तो अनु ने इतना भर पूछा, दूध लेंगे? हाँ, 1 कप कॉफ़ी बना दो। वह कॉफ़ी बनाकर लाई। तब तक वह कपड़े बदलकर टीवी के सामने बैठ गए थे। 1 कप उन्हें थमाने के बाद अपना कप लेकर वह भी पास ही में बैठ गई। कॉफ़ी पीते हुए बड़े सहज भाव से पूछा, खाना कहाँ खाया? कोई रंगोली नामक रेस्टोरेंट है, मैंने तो पहली बार ही देखा, नया है शायद, इसलिए भीड़ भी कम थी। तभी तो उसका चुनाव किया होगा, अनु ने सोचा। फिर बोली, हाउ वाज द मीटिंग? ठीक ही रही। मैं तो श्रोता की हैसियत से ही गया था। जो कुछ कहना था उसे ही कहना था। पूरे समय वही बोलती रही। इतने सालों का पूरा कच्चा चिट्ठा सुना दिया। बहुत बहादुर लड़की है, मैं तो दाद देता हूँ। जब छोड़ने का मन हुआ तो एक झटके में सब कुछ छोड़कर चली आई। बच्चों का भी मोह नहीं किया। वाह, क्या बहादुरी है, अनु ने मन में सोचा। फिर कसेले स्वर में पूछा, यह बहादुरी उस समय कहाँ गई थी जब किसी को उसकी सख्त जरूरत थी? अरे उसके पापा ना बड़े खूंखार किस्म के आदमी थे। उसे स्मगल करके सीधे ऑस्ट्रेलिया ले गए और वहाँ उसकी शादी करवा कर ही दम लिया। वे जिंदा होते तो शायद आज भी वह हिम्मत नहीं कर पाती। अन्नू का स्वर और कसेला होया। बोली, मेरे पापा तो नहीं थे, पर आप क्या सोचते, मेरे सिर पर कोई नहीं था? मेरे घर वालों ने क्या मुझे छुट्टा छोड़ दिया था? आप क्या जाने कि आपकी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ा, सहना पड़ा। तुमने कभी बताया नहीं। आपको तो यह भी पता नहीं होगा कि मेरे दोनों भाई आपकी माँ को क्या क्या सुना गए थे। माँ ने भी कभी नहीं बताया? क्या बताती, उस समय तो हम दोनों ही आपके जख्मों को सहलाने में लगी हुई थी और एक नया जख्म देने की इच्छा नहीं थी। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। अनु ने एक और रात आंखों में काट दी। इसके बाद के 2-3 दिनों तक रंजना ही उसके दिल और दिमाग में छाई रही। वह राजेश का बड़ी बारीकी से निरीक्षण कर रही थी, पर उसे उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। वह खुद लेकिन इतनी तटस्थ नहीं रह पाई थी। एक दिन उसने पूछ ही लिया, उस दिन आप रंजना की बहादुरी की दाद दे रहे थे, क्या घर बार छोड़ इतनी बहादुरी का काम है? शायद, क्योंकि पुरुष होते हुए भी इतनी हिम्मत मैं कभी नहीं जुटा पाऊंगा। क्यों? वह हंस दी। क्योंकि मैं तुम्हारे उपकारों के तले गले गले तक डूबा हुआ हूँ। उसे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। गंभीर स्वर में बोली, प्रेम में ये उपकार की भाषा कहाँ से आ गई? माफ़ करना अनु, हमारी शादी में प्रेम कहीं दूर दूर तक नहीं था। तुम्हारी तरफ से थी सहानुभूति और मेरी ओर से थी कृतज्ञता। देखिए, आप सिर्फ अपनी बात कहिए, मेरी ओर से दलील देने की ज़रूरत नहीं। उसका स्वर असाधारण रूप से कठोर हो गया था। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, सहानुभूति में सिर्फ सेवा हो सकती है। सहानुभूति में कोई शादी नहीं कर सकता। हो सकता है शुरू में सहानुभूति ही रही हो, पर धीरे धीरे प्रेम अंकुरित हुआ हो। जैसे मैं भी तो अब धीरे धीरे तुमसे प्यार करने लगा हूँ। वह तुम्हारा प्यार लव एट फर्स्ट साइट नहीं था, यह तो तय है, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे पहली बार देखा था मैं इतनी टूटी फूटी अवस्था में था कि प्रेम होना संभव ही नहीं था। और रंजना, उसका प्यार कैसा था? वह मेरा पहला प्यार था अनु।
यह बात राजेश ने पहले भी एक बार कही थी, पर आज तो उनका स्वर बहुत ही आर्द्र था। अनु भीतर तक हिल गई। अगले कुछ दिनों तक सोते जागते उठते बैठते उसके कानों में वही स्वर गूंजते रहे। रंजना मेरा पहला प्यार था अनु। आखिर एक दिन हिम्मत जुटाकर चाय की मेज पर उसने अपनी बात कह ही डाली। देखिए, जिस दिन आप मुझे छोड़ना चाहें मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं उसी क्षण आपको आज़ाद कर दूंगी, बदले में कुछ मांगूंगी भी नहीं। ये एकाएक शहीदाना बाना किस लिए? उस दिन आपने कहा था ना रंजना मेरा पहला प्यार है, तो अब आपका पहला प्यार लौट आया है ना। देखो, उनका स्वर अत्यंत कठोर हो आया। तुम मुझसे अगर ऊब गई हो तो किसी क्षण मुझे छोड़कर जा सकती हो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं। मैंने तो यह सोचा था। क्या सोचा था? क्या सोचा था? रंजना वापस आ गई है तो मैं उसके पास चला जाऊंगा? क्या फुटबॉल हूँ मैं जो कभी इस पाले कभी उस पाले लुढ़कता रहूंगा? तुम लोगों ने मुझे खिलौना समझ रखा है कि जब चाहा उठा लिया और जब चाहा फेंक दिया। तुम लोग मतलब तुम और रंजना दोनों में कोई फर्क नहीं है। रंजना क्या सोचती है कि वह जब बुलाएगी मैं उसके पास दौड़ा चला जाऊंगा? एक समय था जब मुझे उसकी सख्त जरूरत थी। मैं तन और मन से लहूलुहान अस्पताल में पड़ा था। उसकी एक झलक के लिए, एक स्पर्श के लिए तरस गया था, पर वह नहीं आई। आई उसकी शादी की खबर। बस उसी क्षण सब कुछ जलकर राख हो गया। वह बेवकूफ़ है जो सोचती है कि बुझे हुए शोलों को हवा दे सकेगी, और एक तुम। प्लीज़ प्लीज़ मेरी रंजना के साथ तुलना मत कीजिए, गाली जैसा लगता है। तो कृपा करके तुम भी इस तरह की उल जलूल बातें करना बंद करो। देख रहा हूँ हफ्ते भर से तुम्हारे दिमाग में यही बात घूम रही है। ना खुद चैन से जी रही हो, ना मुझे जीने दे रही हो। आई से स्टॉप इट, नहीं तो सचमुच ये सब छोड़ छाड़ कर कहीं निकल जाऊंगा। पहली बार उन्होंने अनुभव किया कि यह व्यक्ति शरीर से अशक्त भले ही हो, पर इतना लिजलीजा नहीं है। स्वाभिमान ही ताक पर रख दे। पहली बार उसे एहसास हुआ भावनाओं के आवेग से ही सही, उसने सही व्यक्ति चुना है।